सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। ईद खत्म और एहतसाब शुरू, क्या करेंगे सियासी गुरु? नून लीग और हुकूमत में नया मैच, किसकी विकेट उड़ेगी, कौन होगा कैच? पाक फौज का बड़ा फैसला, मईशत को रिलीफ मिलेगा। इमरान खान की मुकद्दस गाय फवाद चौधरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। उम्मीद है आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी और अब भी कुछ छुट्टियां हैं और ये भी अच्छी गुजरेंगी। मगर मैं कुछ उदास हूं, कुछ परेशान हूं, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले जो ख़बर आपने देखी तमाम टेलीविज़न स्क्रीन्स पर कि हमारी खुशियों की हिफाजत करते हुए, हमारे घरों की, हमारे बच्चों की, इनके मुस्तकबिल की हिफाजत करते हुए 4 फ़ौजी शहीद हो गए। 3 फ़ौजी अफसरान और 1 जवान। हम इनको कैसे भूल सकते हैं? जब हम ईद की खुशियां मना रहे होते हैं तो ये ड्यूटी दे रहे होते हैं। और इसी तरह से ईद हमने गुजारी, लेकिन और देखिए कि इनके घर वालों पर क्या गुजर रही होगी कि ईद के दिन है और उनके घरों में क्या खबर आ रही है कि उनके घर के जवान शहीद हो गए। इसी तरह से हमारी कई बहनें बेवा हो चुकी, कई बच्चे यतीम हो गए। धमाका हुआ जिसमें शहीद हुए, ये बारूदी सुरंग का धमाका शुमाली वज़ीरिस्तान में खर कमर के इलाके में हुआ। और ये वही इलाका है खर कमर का जहाँ आपको याद होगा कि अली वज़ीर और मोहसिन दावड़ ने चेक पोस्ट पर, फौजी चेक पोस्ट पर हमला किया था और उसी इलाके में ये बारूदी सुरंग का धमाका हुआ जिसमें 4 फ़ौजी हमारे जवान शहीद हो गए हैं। इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं असद खरल साहब, मेरे साथ हैं, बाबर डोगर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अभी असद खरल साहब, 1 महीने में 10 जवान, 10 फ़ौजी अहलकार शहीद हुए हैं इसी इलाके में और 35 ज़ख्मी हुए हैं। और फिर मुझे दुख भी होता है, गम और गुस्से की कैफियत भी होती है कि जहां पर ये फौजी जवान शहादतें दे रहे हैं, वहां पर ही सो कॉल्ड लोगों के रिप्रेजेंटेटिव, लोगों के नुमाइंदे जो असेंबली तक पहुंचते हैं, वही इन जवानों पर हमले भी करते हैं। उनको शर्म नहीं आती कि उनके बच्चों की हिफाजत करते हुए लोग शहीद हुए, उनके इलाके की, जिसको वो अपना इलाका कहते हैं, उसकी हिफाजत करते हुए शहीद हुए। किस मुंह से वो इन लोगों के खिलाफ बात करते हैं असद खरल साहब? उसामा साहब, जिस तरह आपने बताया कि एक तरफ पूरे पाकिस्तान, पूरी कौम ईद की खुशियां मना रही थी और उन खुशियों के उन लम्हात में जो फ़ौजी जवान और जो अफसरान हैं, उनकी फैमिली जो है वहाँ पे उनके घरों में सफ़े मातम बिछी हुई थी। किस वजह से, क्यों? क्योंकि सिर्फ ये वो जवान और वो अफसरान हमारी खुशियों के लिए दिन रात वहाँ पे अपनी जानों पे खेलकर, उनका नजराना पेश करके वो कौम के लिए, हिफाजत के लिए वहाँ पे मामूर थे। और अब ये चीज़ें आपको खुल के उसामा साहब सामने आ रही हैं कि ये जो चेक पोस्ट खार कमर पे बार बार हमले क्यों किए जा रहे थे। आपको पता है वहाँ से वो सहूलतकार पकड़े गए, उनको छुड़वाने के लिए हमला किया गया, वहाँ पे जरगा हुआ, वहाँ पे फैसला हुआ, वहाँ पे नेगोशिएशन हुई। उसके बाद कुछ कॉल्स पकड़ी गई जिनके अंदर ये कहा जा रहा था मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर कि इसको ख़त्म नहीं करना, आप बढ़ो, चेक पोस्ट पे हमला करो। और साथ उनके वो जो आप अवामी नुमाइंदे जो कह रहे हैं वो उनके साथ थे। अब मुझे ये बताएं कि इसका मतलब ये है, जो फ़ौज या इंटेलिजेंस इदारों को पता है कि ये शुमाली वज़ीरिस्तान, ये खार कमर का इलाका जो अफगान बॉर्डर से चंद किलोमीटर पे फासले पे वाक़ है जी, यहाँ पे दरअंदाजी हो सकती है, यहाँ पे टेररिस्ट फिर पाकिस्तानी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वो दहशतगर्द जो कि NDS जो अफगान इंटेलिजेंस है और रा की जो इंडियन इंटेलिजेंस उसके जो आलाकार हैं, जो उनके हैंडलर हैं, जो उनके एजेंट्स हैं,
वो इस सरजमीन को इस्तेमाल कर सकते हैं और पाकिस्तान को भी डिस्टेबलाइज कर सकते हैं और पाकिस्तान को बदनाम भी कर सकते हैं। सही। और ये जो आपने बरूदी सुरंग की बात की है, ये जो गाड़ी आर्मी की जो गाड़ी है उसको बरूदी सुरंग से उड़ाया गया है। आपको पता है, ये तो इल्जाम लगाते थे कि आर्मी वालों ने बरूदी सुरंगें बिछा दी हैं, इन्होंने तो यहां तक इल्जाम लगाए। अब ये कैसे इल्जाम है? इसका मतलब ये है कि अब जब पहले आप जमीनी हमले कर रहे थे, हटाते हुए वो शहीद भी हो रहे हैं, उन्हीं का शिकार फौजी बन रहे हैं, उन्हीं को हटाते हुए भी शहीद हो रहे हैं और उन्हीं का शिकार हो रहे हैं। ये बरूदी सुरंगें क्या फौज बिछा रही है? आप ये बात जरा समझे। वो कहते हैं ना पंजाब में, कमला गाल करे और सियाना क्यास करे, इस तरह की शायद मिसाल है, ये मैं उल्ट दे रहा हूं। मामला ये है कि इसका मतलब ये है कि ये जो वो दहशतगर्द अनासर हैं, जो ये दावर साहब का मुतालबा भी बिल्ली थैले से बाहर आई कि उन्होंने ये कहा था कि बिल्कुल फौज यहां से निकल जाए। ओ भाई, फौज यहां से निकल जाए तो आप तो वही चाहते हो, आप तो ड्रोन हमले भी चाहते हो पाकिस्तान, आपने तो उनको भी अप्रिशिएट किया था। आप तो कोलैटरल डैमेज को भी अप्रिशिएट करते थे। आप तो ये भी कहते हैं कि ये सरजमीन ही नहीं है पाकिस्तान की, नौजबिल, मतलब आप क्या इसको कहे, इतनी बड़ी आप जो बात कर रहे हैं, आप कहते हो मैं अफगानी हूं, आप कहते हो आप और अचकज़ई साहब का तो ये भी एजेंडा है कि ये जमीन भी अफगानिस्तान का, ये हिस्सा भी अफगानिस्तान का है। लेकिन असद खरल साहब, ये जो बारूदी सुरंग के धमाके में हमारे जवान शहीद हुए हैं, फौजी अफसर शहीद हुए हैं, ये किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करें? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इनके लिए ट्वीट करेंगे, मरियम साहिबा इनके लिए ट्वीट करेंगी, आपके जुनैर सफदर बेटे हैं ना, मैं अपना पैसा घर बेच के भी देता हूं, आपको अपनी जमीन बेच के भी देता हूं, 2 करोड़ 4 करोड़ ले लें, भेजे जरा सरहद पे उनको, माशाल्लाह जवान है, देखें ना, मजा तो लें। बिलावल जरा सरहद पे जाएं। आप जब फौज के जवानों को दशनाम तराजी करते हैं, वो किस चीज की कुर्बानियां दे रहे हैं, वो किसके लिए? उनके अहले खाना, उनके लवाकीन हमसे सवाल करते हैं, उसामा साहब कौम से सवाल करते हैं, अपने जर्नैलों और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से सवाल करते हैं दरबारों के अंदर, वो फैमिलीज, कि हमें बताया जाए हमारे जो जवान शहीद हुए हैं, जिन्होंने खूनों के नजराने दिए, आपने जानों के नजराने दिए हैं, ये बताया जाए वो किसके हाथ पे आपने, और उनके बारे में जब ये दशनाम तराजी करते हैं कि देखें जी वो तो फौज के पर्क्स एंड प्रिविलेज, और आप देखिए एक तरफ वो जाने दे रहे हैं, दूसरी तरफ राशन में कटौती, तनख्वाहों में अपनी कटौती, और जो 3-4 महाजों के अंदर उन्होंने अपने सफरी अखराजात के ऊपर, इंतजामी अखराजात के ऊपर तनख्वाहों में इजाफा ना लेने के हवाले से ये कुर्बानियां भी सारी फौज दे। और फौज की अकाउंटेबिलिटी की बात हो तो अपने जर्नैलों को फांसियां दे दे, अपने ब्रिगेडियर सर्विंग जो है उनको उम्र कैद की सजाएं दे। कई जर्नैल अब तक उनके सजा, 400 से ज्यादा फौजियों के खिलाफ जब आप दशनाम तराजी करते हैं और अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, मुझे ये बताएं सियासतदानों की अकाउंटेबिलिटी क्या हुई है? ये जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ का क्या कुछ हो गया है? उनके अरबों रुपए के साथ उसी तरह हैं, उस तरह वो एंजॉय कर रहे हैं, उस तरह पर्क्स एंड प्रिविलेज ले रहे हैं, क्या हुआ उनको? ब्यूरोक्रेट्स पकड़े गए, उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ है? मुझे ये बताएं। अकाउंटेबिलिटी सिर्फ फौज के लिए रह गई है, खून के नजराने, जानों के नजराने सिर्फ फौज के लिए रह गए, और फिर गालियां भी आप फौज को निकालें। ये देखिए ना, ये गालियां भी फौज खाए। एक तरफ बारूदी सुरंग के धमाकों में ये शहीद होते हैं, जान से जाते हैं बाबर डोगर साहब, लेकिन ये जो बारूदी सुरंगें सियासत में बिछाई जा रही हैं, ये कितनी खतरनाक हैं कि इनको एहसास नहीं होता कि देखिए ईद के दिनों में जब हम खुशियां मना रहे हैं, उस वक्त हम बड़े फख्र से कहते हैं कि जनाब ये देखिए ये जवान हैं और इन्होंने जनाब ये जाकर ड्यूटी दे रहे हैं, हम लोग इन पर फख्र करते हैं, और फिर इनकी जानें चली जाती हैं, शहीद हो जाते हैं, फिर भी हम इन पर फख्र करते हैं। लेकिन जो लोग इनके खिलाफ बात करते हैं, इनके खिलाफ बोलते हैं, और हमारे बड़े बड़े सियासतदान उनके लिए बात करते हैं, उनके साथ जाकर खड़े हो जाते हैं, उनको आज के दिन ईद पर शर्म नहीं आनी चाहिए? बाबर डोगर साहब, उसामा साहब, ऐसे वक्त में जब सारा पाकिस्तान ईद की खुशियां मना रहा था, हमारे बहादुर फौजी जो थे उस वक्त पाकिस्तान का दिफा कर रहे थे, और उन्होंने अपनी जानों का नजराना देके हमारी हिफाजत कर रहे हैं। उसामा साहब, अब वक्त आ गया है, वो लोग जो ये बार बार नारे लगाते थे कि जनाब ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, अब वक्त आ गया है कि एक लाइन खींच ली जाए। अब हमें साबित करना होगा कि वो लोग जो पाकिस्तान के साथ हैं और वो लोग जो पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, अब इनकी सब बंदी अलग-अलग होगी।
अब ये नहीं हो सकता कि ये फौज पाकिस्तान को गालियां भी दे और ये अपने आप को पाकिस्तानी भी कहलाएं। ये दोनों चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती। एक तरफ वो जवान जिन्होंने अपनी जानें देकर यहां से दहशतगर्दी का खात्मा किया, जिन्होंने वो माए उनसे तो पूछे जाके जिनके जवान बच्चे जो हैं वो शहीद हुए हैं, वो किस तरह से जिंदगी गुजार रही हैं। वो जवान बेवाएं जिनके छोटे छोटे बच्चे थे, उनके खावन जो हैं वो पाकिस्तान की हिफाजत करते हुए वापस शहीद हुए हैं, उनसे उनकी भी बात करें। जिस तरह खरल साहब कह रहे थे, मरियम नवाज का मैंने उन माओं के लिए, उन बीवियों के लिए, उन बेवाओं के लिए, उन यतीम बच्चों के लिए, उनके जो बूढ़े वालिदैन हैं उनके लिए मैंने तो आज तक एक ट्वीट नहीं देखा। बिलावल साहब, मैंने उनके बारे में आपका तो एक ट्वीट नहीं देखा। और आप उन लोगों को जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, जो गैर मुल्की आकाओं के तलवे चाट रहे हैं और पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। आज पाकिस्तान की कौम को फैसला करना होगा कि हम खड़े कहाँ हुए हैं। क्या हम इनके साथ खड़े हुए हैं जो गैर मुल्की लोगों के, जो पाकिस्तान के दुश्मनों के तलवे चाट रहे हैं, या हम उन लोगों के साथ खड़े हुए हैं जो पाकिस्तान की 21 करोड़ अवाम की हिफाजत के लिए अपनी जानें दे रहे हैं। अब मोहसिन दावड़ का सुन लें, वो यही कह रहे थे कि जी पाकिस्तान, जो फौज पाकिस्तान है जिन्होंने इतनी कुर्बानियां देकर ट्राइबल एरिया में अमन पैदा किया, पाकिस्तान में अमन लेके आए, जी वो फौज वो एरिया खाली कर दे। ये वो डिमांड है जो NDS की है, ये वो डिमांड है जो रॉ की है। और मोहसिन दावड़ वही बात जी। अच्छा, मेरा ख्याल है बाबर डोगर साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, उनसे फिर बात करेंगे कि स्टूडियो में, चूंकि आज बाबर डोगर साहब मौजूद नहीं है। असद खरल साहब, एक तरफ जिस तरह से हम ये कुर्बानी की बात कर रहे हैं, इससे बढ़कर तो जान की कुर्बानी से बढ़कर तो क्या कुर्बानी होगी, इससे बढ़कर क्या है। और हम जितना इनके घर वालों का, इन पाक मैं कहूँगा ये लोग चूँकि शहीद हैं और इन खून पाक है, शहीद का तो कतरा गिरने से पहले उसकी बख्शिश हो जाती है, खून का कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले उसकी बख्शिश हो जाती है। ये जो लोग हैं, हम इन पर फ़ख्र भी करते हैं, इनके एहसान का बदला हम नहीं चुका सकते। और फिर देखिए इनके जो साथी, इनके जो दोस्त, इनके भाई जो गाजी हैं, उनका जज्बा देखें, इनके सिपा सालार का जज्बा देखें कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने जो बजट में कटौती का ऐलान किया कि मुल्क मुश्किल सूरत हाल में माशी तौर पर, उस पर कहा ये कोई एहसान नहीं कर रहे। ये जिनके बच्चे शहीद हुए, जिनके जवान शहीद हुए, हमारी वो माएँ, हमारी वो बहनें, वो भी यही कहती हैं, उनका भी जुमला होता है कि हमें फ़ख्र है, इन्होंने वतन पर अपनी जान कुर्बान कर दी। ये कुर्बानी का जज्बा हर लिहाज से ये कितनी बड़ी बात है कि फिर जताते भी नहीं है कि जनाब हमने को बहुत आपके लिए कर दिया, हमें को बदला चाहिए। नहीं, वो कहते हैं कि ये हमारा फ़र्ज़ है, इस मिट्टी का कर्ज है। लेकिन इसका एहसास उन सियासतदानों को क्यों नहीं होता कि जो लोग इनके खिलाफ बात करते हैं उनके साथ जाकर खड़े हो जाते हैं। उनको ये एहसास नहीं होता कि हम किस कदर जख्म दे रहे हैं, किस कदर दुख दे रहे हैं, कर्ब में मुब्तला कर रहे हैं इनके घर वालों को, इन शहदा के ख़ानदानों को, इन शहीदों की रूहों को। उनको क्या उनको इतनी अपनी इक़्तिदार की हवस है, इतनी उनको ये पैसे की हवस है कि जिसके लिए वो इनको भूल जाते हैं। उसामा साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो शहदा हैं, जो हमारी पाकिस्तान की कौम के लिए, हमारी नस्लों के लिए, आने वाली नस्लों की हिफाजत के लिए वहाँ पे ममूर हैं और अपनी जानों की नजराने दे रहे हैं, और उसी खार कमर पोस्ट के करीब ये जो विरोधी सुरंग फटी और उसके नतीजे में ये सान्या हुआ। अब मुझे ये बताएं, यहाँ पे ही मोहसिन दावड़, अली वज़ीर की क़ियादत में हमला किया गया और फौजियों को शहीद किया गया, जवानों को शहीद किया गया, ज़ख्मी किया गया, गोलियां मारी गई। और उसके साथ भी जिस तरह आपने बताया कि एक माह के दौरान 10 जो फौजी एहलकार और जवान जो अफसरान हैं वो शहीद हुए हैं, 35 जख्मी हो चुके हैं। यानी उनको फौजियों को मुल्की सलामती के जो जामन है इदारे, उनके मारने वाले जो उनके कातिल हैं, उनकी सॉलिडारिटी के लिए तो ट्वीट की हरकत में आते हैं, ट्विटर हरकत में आता है मरियम नवाज का, बिलावल भुट्टो जरदारी का भी। लेकिन जो पाकिस्तान के लिए अपनी खून और जानों का नजराना दे रहे हैं, उनके लिए इनके ट्विटर खामोश हैं, उनके लिए ये नहीं बोलेंगे। इससे समझ आपको आनी चाहिए कि मोहसिन दावड़
जी जी। अली वजीर, NDS, रा, सही, जो उनका एजेंडा है जी जी। उसको परवान कौन चढ़ा रहा है पाकिस्तान में? बिलावल भुट्टो जरदारी, अच्छा, मरियम नवाज, फरतुल्लाह बाबर। हमारी जो पॉलिटिकल अशराफिया है, जो अपोजिशन में है, वो इस हद तक डेस्परेट हुए पड़े हैं जिस तरह फवाद चौधरी साहब आजकल हुए हुए हैं मैं उसी पर आना चाह रहा हूं ना। ये देखें कि खलील वो साहब, अपने मुझे- मुल्क की सलामती के इदारों को दशनाम तराजी का कोई मौका, मुझे सिर्फ एक बात मैं ऑफर दे रहा हूं, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मेरी दस्त बस्ता, लब बस्ता, सब बस्ता ये एक रिक्वेस्ट है कि वो जो बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी के हेड्स हैं ना, जो बड़ी बड़ी अशराफिया पॉलिटिकल एलीट है, वो ऑफर दे दें कि इनके बच्चों को कि हम डायरेक्ट आपको मेजर या उनकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक या कर्नल या सेकंड लेफ्टिनेंट आपको भर्ती करते हैं। आप कहते हैं ना बहुत ज्यादा परसेंट पुलिस फौज में, आप भर्ती करें और इनको भेजें, इनको बॉर्डर पे जरा एक बंदा जरा दे ना सैक्रिफाइस कौम के लिए। बड़ा दर्द है इनको, बड़ा दर्द जागता है आवाम के लिए। तो आप आए जरा, आप फौज में आए, बच्चों को भेजे अपने अजीजों कारब के ये लोग भेजे ना, तो फिर हम देखते हैं कि किस बात मूल बिकता है। मामला ये है कारोबारी शख्सियत अरबों खरबों में खेलने वाले वो कहाँ इस तरह के वो नाजुक मिजाज हसन हुसैन को, बिलावल को, जुनैद सफदर को, हमजाज, सलमान माशाल्लाह जवान है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पूरा उतरते हैं, डायरेक्ट इनको भेजें और इनको डिप्लॉय करें फौज में, इनको बॉर्डर पे भेजें, तो फिर हम देखेंगे किस तरह इनके आंसू बहाते हैं जब इनके घर में लाश आएगी। अच्छा, अल्लाह रहम करे, हम तो सबके लिए अल्लाह दुआ में, रहम अल्लाह करे, सबके लेकिन बच्चों को क्या महफूज वो किसी रखे। के बच्चे नहीं है, वो किसी के बेटे नहीं है, उनकी सुहागनें जो बेवा नहीं हो रही जवानी में, उनके बच्चे यतीम नहीं हो रहे, तो हम उनको उल्टा उनको अप्रिशिएट या ट्रिब्यूट के किसकी जंग लड़ रहे हैं, किसके लिए अपना खून बहा रहे हैं? बिल्कुल सही असद खरल साहब, कोई दो राय नहीं हो सकती, आप सही बात करें, हम सब इस पर बड़े जज्बाती हैं। बाबर डोगर साहब, हम अपोजिशन पर तो बड़ी तनकीद कर रहे हैं, लेकिन काबीना में बैठकर फवाद चौधरी साहब ने जिस तरह फौज के खिलाफ, इदारे के खिलाफ, ISPR के खिलाफ बात कर दी, बाकायदा इंटरव्यू दे दिया, और ऐसे लग रहा है कि बाकायदा सोच समझ कर उन्होंने बात की है, अचानक से नहीं कि किसी सवाल के जवाब में उन्होंने बात कर दी हो, बाकायदा उन्होंने करके फिर आहिस्ता बड़े तरीके से ISPR आए कि जनाब हदूद में रहना चाहिए, ये बातें। ये तो अंदर बैठे हुए लोग, काबीना में बैठे हुए लोग भी इस तरह के हैं जो इदारों के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो फिर उनका क्या करें? जी बाबर साहब। उसामा साहब, फवाद चौधरी वो आदमी है, मैंने पहले भी कहा कि जिस प्लेट में खाता है उसी प्लेट में छेद करता है। ये किसी और एजेंडे पे है, इसका एजेंडा जो है वो ये है कि इमरान खान साहब को इसने लेके डूबना है, और ये भरपूर कोई ऐसा मौका जाने नहीं देता कि इमरान खान और जो उनकी गवर्नमेंट जो है उसको कमज़ोर करे। जब ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था तो उस वक्त इमरान खान साहब को किसी दुश्मन की जरूरत ही नहीं थी, सारा मीडिया इसने इमरान खान के खिलाफ कर दिया। उसके बाद ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर बना तो सारे उलमाए किराम जो थे वो हुकूमत के खिलाफ कर दिए। इसके होते हुए 3 ईदें मुल्क में मनाई गई हैं। तो मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि इसको पीछे से सपोर्ट कौन कर रहा है, इमरान खान इसको बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं? इस तरह के बंदों को तो उठा के बाहर फेंकना चाहिए। इसका हालात देखिए, जुबान इसकी देखे कैसी है, बात करने की इसको तमीज नहीं है। जिस तरह की ये जुबान लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है, क्या ये किसी मिनिस्टर को जेब देता है? कोई इस तरह की बेहुदा और थर्ड क्लास किस्म की सी कैटेगरी की लैंग्वेज यूज करे? बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो हैं वो बताएं मुझे, समी इब्राहिम के हवाले से जो लैंग्वेज यूज कर रहा है, समी इब्राहिम के बारे में कोई एक चीज सामने लेके आए तो चलो बात करूं, कोई चीज है नहीं है तो उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन है, उसको गालियां देने पे उतरा हुआ है। बल्कि मैं तो हैरान हूं कि ये बंदा जो है ये इसको गवर्नमेंट बर्दाश्त किस तरह कर रही है और क्यों कर रही है। इस तरह के बंदों को बाहर फेंकना चाहिए, इनसे जान छुड़ा लेनी चाहिए। इनका एजेंडा ये है, जो बंदा प्योर पार्टी का ना हो सका, जो बंदा जनरल मुशर्रफ का ना हो सका, जो बंदा काफ लीग का ना हो सका, वो PTI से कैसे सिंसियर हो सकता है? वो उसका सिर्फ एक एजेंडा है। जो समी इब्राहिम साहब है, मैं उनसे एग्री करता हूँ, इसका हिडन एजेंडा है। एजेंडा यही है कि इसने PTI की गवर्नमेंट को गिराना है, दबोना है। और आप देखिएगा, मैं ये चैलेंज करता हूं कि जब भी वक्त आएगा, आने वाले वक्तों में आपको नजर आएगा कि ये PTI के अंदर एक ग्रुप बनाएगा और इस गवर्नमेंट को गिराने में रोल प्ले करेगा। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है कि जनाब इस तरह के बंदों को से खान साहब को जान छुड़ानी चाहिए। ये सिर्फ खान साहब के लिए, गवर्नमेंट के लिए, पार्टी के लिए बदनामी का बायस बन रहे हैं। नेक नामी इनसे अभी तक कुछ नहीं आई। अच्छा असद खरल साहब, मैंने अगली खबर पर भी जाना है मुख्तसरन।
ये क्या चक्कर है कि फवाद चौधरी साहब के हक में वही लोग वही बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं जो फौज के खिलाफ भी बात करते हैं, वो बाकायदा एक इकट्ठ नज़र आ रहा है, गठजोड़ नज़र आ रहा है, सोशल मीडिया पर ट्विटर पर ट्रेंड बन रहे हैं और उन लोगों की तरफ से बन रहे हैं जो फौज के खिलाफ भी बोलते हैं। ये बाकायदा एक कोई डिवीजन साथ बनती चली जा रही है हर सतह पर। देखिए उसामा साहब, अब मैं कॉन्स्पिरेसी अगली थोड़ी सी जो उससे पर्दा उठाता हूँ जी। समी इब्राहिम एक बहाना है और बोल असल में निशाना है। बोल किसको खटकता है? फवाद चौधरी से पीछे हैंडलर कौन है इस वक्त? फवाद चौधरी के सपोर्टर कौन है? वो लोग जो फौज के ऊपर, जो हमारे असास अदारों के ऊपर जो दशनाम तराजी माजी में करते रहे हैं। और इसके पीछे जो मैं जो समझता हूँ, ना तो ये पीपल्स पार्टी को अभी फिलहाल ज्वाइन कर रहे हैं, अच्छा, ना ये नून लीग को ज्वाइन कर रहे हैं। वादी और नज़र में, वादी और नज़र में ये चंद हफ्तों बाद, चंद महीनों बाद या चंद दिनों बाद ये किसी एक चैनल के ऊपर बतौर एंकर बन के बैठे होंगे। ये अपना भावताव बढ़ा रहे हैं। इनको ये पता है, बात तय हो चुकी है कि मेरी छुट्टी होने वाली है। इमरान खान साहब ने इनको नाकामी पर वजारत इत्तलात व नशरियात, जो सबसे ज्यादा इनकी वो फील्ड थी, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 8-10 साल मुख्तलिफ जमातों के साथ स्पोक्स पर्सन भी रहे। जब इनके चीफ जस्टिस रिश्तेदार थे उस वक्त ये वकील बन गए, फिर उसके बाद ये एंकर्स बने। अब कम्प्लेक्स इनको ये है कि जब ये एंकर बने हैं, ना इनके प्रोग्राम की रेटिंग आती थी, ना इनको अच्छी तनख्वाह नहीं मिलती थी। जब आपको कम तनख्वाह मिलती थी या आपके प्रोग्राम की रेटिंग नहीं आती थी, तो इन्होंने आज मिनिस्टर इत्तलात जो सारे एंकर से बदला लेने के लिए एक अपने अंदर भी उनको बेरोजगार किया। सिर्फ एंकर ही नहीं, एंकर भी साफी है लेकिन दीगर। अच्छा, अब ये अपनी नौकरी पक्की करने के चक्कर में अब ये सारा जो एजेंडा चल रहा है ना, जो बादी और नजर में मैं कह रहा हूँ, ये कुछ ऐसे लोग जो इनको इस्तेमाल कर, देखिए इनका निशाना, इन्होंने ISPR पे डायरेक्ट हमला किया जी। समी इब्राहिम की आड़ के अंदर ये बोल के ऊपर हमला कर रहे हैं। बाकी चैनल जो हैं, कुछ मालकान को ये उकसा रहे हैं कि आप भी बोल के साथ टक्कर लें। ये PTI को कोशिश कर रहे हैं, PTI की हुकूमत को, कि आप बोल के खिलाफ चढ़ दौड़ें। मामला ये है कि ये एक साजिश है, एक भयानक साजिश का ये किरदार अदा कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, इनके जो भी एक्ट्स हैं वो PTI के खिलाफ जा रहे हैं, PTI हुकूमत के लिए एम्बैरेसमेंट क्रिएट कर रहे हैं। और ये मैं आखिरी बात, इमरान खान साहब की ये मुकद्दस गायद नहीं है। अच्छा, ये मैं पता लग जाएगा, इससे मैं डिफर करता हूं। चले चल जाएगा, मैं इससे एग्री नहीं करता। चंद दिन में पता लग जाएगा। जाने वाले हैं, वो चाहते हैं खुद ही गिर जाएं, लेकिन मेरे ख्याल उतनी देर तक ये PTI के लिए एक और एम्बैरेसमेंट क्रिएट करते जाएंगे, जबरदस्ती निकाले जाएंगे। ब्रेक का वक्त है जी, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि ईद की छुट्टियां खत्म होते ही क्या फिर कड़ा एहतसाब होने वाला है, बड़े नाम जेल में हो सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। अब पता चला। अब पता चला। ईद की छुट्टियां खत्म होते ही एहतसाब फिर से तेज़ होता नज़र आ रहा है। बहुत से लोगों की गिरफ्तारियां हो सकती हैं। जरदारी साहब 10 जून को उनकी भी पेशी है। शाहिद खान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म हैं। इसके अलावा जनाब परवेज़ खटक साहब साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उनका नाम भी है एहतसाब में। और इसके अलावा जनाब मौजूदा वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब, साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह साहब, उनके खिलाफ भी केसेस हैं। तो काफ़ी अहम पेशियां हैं, लेकिन साथ ही साथ मियां नवाज शरीफ साहब की रिहाई का क्या बनेगा? बाबर डोगर साहब, क्या देख रहे हैं आप? ये छुट्टियां खत्म होते ही उसके बाद काफ़ी ज़्यादा केसेस लगे हुए हैं, तो आपको गिरफ्तार होती नजर आ रही हैं या रिहाइयाँ? हमजा शहबाज का केस है, 13 तारीख को शहबाज शरीफ का केस है। मुझे तो ये लग रहा है, जो मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ, कि अब वो ये जो लड़ाई है ये फाइनल फेज में चली गई है। इन्होंने बड़ी अय्याशी कर ली, बड़ी मौज कर ली, अब इनको रिलीफ नहीं मिलेगा। और मुझे लग रहा है कि अब आहिस्ता आहिस्ता इन सबको जेल की यात्रा करनी पड़ेगी। मियाँ साहब जिनको जेल के अंदर बैठ के अवाम का बड़ा दुख है, और उनको जो दुख है वो रातों को वो सो नहीं पा रहे, और उन्होंने हेल्थ की बुनियाद पर जो बेल एप्लीकेशन दायर की हुई है, मुझे लग रहा है कि ये रिजेक्ट हो जाएगी। ये आपको ये ज्यादा देर ये भी किस्सा नहीं चलेगा कि जनाब मुझे लंदन जाना है और लंदन में मेरा इलाज हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता।
तो सुप्रीम कोर्ट इस बिल को पहले भी रिजेक्ट कर चुकी है और ये दोबारा रिजेक्ट होगी। और बाकी जरदारी साहब हो, चाहे हमजा शहबाज हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, मुझे लग रहा है कि ये जून और जुलाई इन पे बड़ा भारी है और ये सब जेल में जाएंगे ये, और अल्टीमेटली रेफरेंस भी दायर होंगे। आगे देखेंगे नैब के प्रोसिक्यूटर जो है वो इन केसेस को किस तरह से लेके चलते हैं, किस तरह से प्लीड करते हैं। लेकिन अब टाइम आ गया, बड़ी जमानतें इन्होंने एंजॉय कर ली। मुझे नहीं लग रहा कि अब आगे इनको जमानतें मिलेंगी, क्योंकि अब ये सब जो है ये मुझे नैब की तहवील में या जेल में नजर आ रहा है। चलो, जितनी मौजें करनी थी कर ली। असद खरल साहब, आपको भी यही लग रहा है? क्योंकि दूसरी तरफ CEC का, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का, पीपल्स पार्टी ने 10 तारीख को ही इजलास भी बुला लिया है कि किस तरह राब्ता मुहिम शुरू करनी है। वो भी अपनी तैयारी में है कि अगर कोई गिरफ्तारी होती है आसिफ जरदारी साहब की, बिलाल भुट्टो की भी पेशियां हैं, तो फिर वो कोई भरपूर रद्द-ए-अमल की तैयारी करेंगे। उसका उन्होंने ट्रेलर तो चलाया है, नैब के सामने काफ़ी ज़्यादा हंगामा राई तो हुई। उसामा साहब, अगर ट्रेलर चलाना होता ना तो नून लीग जो है दूसरी बड़ी जमात है, पीपल्स पार्टी से ज़्यादा जारी बात है, वोट लिए हैं, ज़्यादा उसके पास सीटें हैं। नवाज शरीफ साहब जेल में बैठे हैं, ट्रेलर आपने देख लिया। ईद के वक्त इज्तिमा का उन्होंने कॉल दी थी, जेल के बाहर कितने लोग थे आप उंगलियों पे गिन सकते थे। नवाज शरीफ साहब जेल में जब भेजना था, हाथों से आपने रुखसत करके हैं, वो भी आपने देख लिए। GT रोड से वहाँ से जुलूस से देख लें काफिला जो कारवां था। मामला ये है कि जो 10 तारीख को इन्होंने रखा है, ये एक प्रेशर डालने के लिए सारी स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। इसका हरगज़ मतलब आवाम का मफाद, महंगाई, बजट नहीं है। नून लीग का और पीपल्स पार्टी का अबू बचाओ जो एजेंडा है वो सारों को समझ आ रहा है। मरियम साहबा जो एफर्ट कर रही हैं, एक तो अपनी लॉन्चिंग, दूसरी अपने अब्बू जी जो है उनको लंदन ले जाने के लिए तमाम तर उनकी एफर्ट्स हैं। इसके अलावा यहाँ से ख़त्म हो जानी शुरू होती है और यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो और हमजा जो है वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बचाने की अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। एक तरफ नैब से लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ पार्टी के अंदर और नून लीग के अंदर अपनी या अपनी सियासी जो बका है उसकी जंग लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ आ गया पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं वो अपने अब्बू और पुप्पो को बचाने के लिए सर पाँव मार रहे हैं। मैं जो समझ रहा हूँ, या बाबर डोगर साहब जो बात कर रहे हैं, आइंदा आने वाले दिनों में आपको जो केसेस हैं, क्योंकि बहुत सारे इंक्वायरीज केसेस जो हैं उनके अंदर पोटेंशियल एविडेंस नैब के पास मौजूद है। अब मामला ये है कि नैब को इनको गिरफ्तार करने के अंदर जो अमर माने जो सामने चीज़ एक रुकावट आ रही है, चूंकि मुख्तलिफ अदालतों से इनको जमानतें मिल रही हैं। नहीं, बाबर डोगर साहब कह रहे हैं कि आप मजीद नहीं होगा, आप मजीद उनको रिलीफ नहीं मिल रहा। अदालतों में कमेंट तो नहीं करता कि तस्दीक करेंगे कि नहीं करें। मुझे ये लग रहा है कि जो एविडेंस आ गए हैं आसिफ जरदारी साहब के अरेस्ट वारंट इशू हो गए हैं। नॉर्मली हमने देखा है जो माजी की प्रैक्टिस है, प्रीवियस प्रैक्टिस हमने नैब की देखी कि जिस मुलजम के अरेस्ट वारंट साइन कर देता है चेयरमैन नैब, अदालत उसके हवाले से फर्दर माजी के केसों में 99.9% केसों में ऐसे हुआ है कि अदालतें उस मुलजम को आगे प्री अरेस्ट जो है उसकी जो यानी जो बेल पी अरेस्ट जो बेल है उसमें एक्सटेंशन नहीं देती, क्योंकि नैब जब रेफरेंस पे साइन करता है अरेस्ट वारंट पे, चेयरमैन उसके साथ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट में उसको पेश किए जाते हैं। आपको भी असद खरल साहब ये लग रहा है? मुझे अब जरदारी साहब की गिरफ्तारी होते नजर आ रही है, मुझे हमजा शहबाज जो है वो गिरफ्तार होते नजर आ रहे हैं, मुझे शहबाज शरीफ साहब जो उनकी गिरफ्तारी नजर आ रही है, और उसके अलावा जो बाहर इनके लोग हैं, इसाक डार जो है शायद उसको लाने में प्रॉब्लम्स आए, अगर सलमान शहबाज आए उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, अली इमरान अगर पाकिस्तान आए उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा, फरियाल तालपुर साहिबा को मेरा ख्याल है अभी गिरफ्तार नहीं किया जाए, खातून उनके लिए कोई लीडेड व्यू, लेकिन ये कानून में वैसे है नहीं बात। मरियम साहिबा भी खातून थी, वो जेल के अंदर गई, बेनजीर भुट्टो साहबा भी आपको पता है, और बहुत सारे जो लोग हैं कानून के नज़र में तो सब बराबर हैं। अगर शर्म उनको आनी चाहिए जो अपनी खवातीन के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, शर्म उनको आनी चाहिए जो जाली अकाउंट्स में अपने नाम खवातीन के यूज करते हैं, अपनी खवातीन को हवाला हुंडी के लिए उनके नाम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब शहबाज शरीफ साहब की भी बात कर लें, साथ ही आपने कह दिया कि वो भी गिरफ्तार हो सकते हैं, वो तो आ रहे हैं बाबर डोगर साहब, वो तो अब आखिरकार मरीम औरंगजेब साहिबा ने इसकी तस्दीक कर दी है कि 9 तारीख को आ रहे हैं, 11 को उनकी पेशी है, तो वैसे ही तो नहीं आ रहे हैं, उनको कुछ हद तक तो कोई इत्मीनान होगा, कुछ यकीन होगा, कुछ वकला ने बताया होगा कि केस बड़ा स्ट्रांग है हमारा, आपको कुछ नहीं होगा, आप आ जाएं। बाबर साहब, मेरी इत्तला के मुताबिक उन्होंने 2 टिकटें कटवाई थी, 8 जून की एक कतर एयरवेज से उन्होंने टिकट कटवाई थी और दूसरी PIA से कटवाई थी।
आज कतर एयरवेज की जो टिकट है वो इन्होंने कैंसिल करवा दी है, जबकि PIA की जो टिकट है वो भी इंटैक्ट है और कल 7 बजे की उनकी फ्लाइट है लंदन से, जो PIA की टिकट है। और मेरे जो मरियम औरंगजेब के अलावा लंदन में जो उनके करीबी लोग हैं वो तो ये कंफर्म कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ कल 7 बजे फ्लाई करेंगे और परसों सुबह लाहौर पहुंच जाएंगे। तो जहां तक आपने कहा कि उनको ये एश्योरेंस दी गई है कि जनाब उनको कुछ नहीं कहा जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ का जाती ख्याल है, उनकी जो बुकना है उनका ये ख्याल है कि वो 5-7 दिन के लिए आए। जिस तरह से इन्होंने पूरी नून लीग में एक इंप्रेशन बनाया था वो आएंगे, तो वो 5-7 दिन के लिए आए और उसके बाद PCL में नाम पड़ने से पहले वो यहाँ से चले जाएं। तो मेरा ख्याल है कि ECL में खरल साहब उसको वेरीफाई करेंगे कि अभी गवर्नमेंट ने इनका नाम ECL पे डाला है या नहीं डाला, लेकिन फिलहाल वो 5-7 दिन के लिए आ रहे हैं और उनका प्लान यही है कि वो वापस आके उन्होंने फिर 5-7 दिन स्टे करके एक मरतबा फिर कमरदर्द का बहाना बना के तो 2 महीने के लिए वो फिर लंदन चले जाएंगे। तो देखिए जो इतलात है वो तो यही है कि सिर्फ 5-7 दिन के लिए आएंगे। 13 तारीख को कोर्ट में उनकी हेयरिंग है, उनके बुकला ने उनको ये एश्योरेंस दी है कि वो आएंगे, एक दफा वो पेशी पे आएंगे और उसके बाद फिर 2 महीने के लिए गायब हो जाएंगे। तो फिर ये असद खरल साहब क्या बनेगा मियां नवाज शरीफ साहब का, वो तहरीक का, अगर वाकई शहबाज शरीफ साहब आते हैं और फिर एक दफ़ा 10 पेशी देकर और उसके बाद फिर चले जाते हैं, और वो केस भी हैं, उसमें भी वही ग्राउंड्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट में ली गई थी, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है कि जनाब इलाज बाहर ही हो सकता है, तो ये तो कोई बात वहाँ भी बनती नज़र नहीं आ रही। फिर एक रास्ता एहतजाज का ही रह जाता है। आप कह रहे हैं कि वो भी होता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अब तक माजी में देखें तो कोई एहतजाज रंग नहीं लेकर आ सका और पीपल्स पार्टी और नून लीग मिल भी नहीं रहे, कोई कहानी बन नहीं रही। फिर इसका मतलब है कि ये हर सूरत अब इनको कानून का, आइन का सामना करना पड़ेगा, और अगर जो केसेस सामने आए हैं वो साबित होते हैं, कुछ हो चुके हैं, तो वो सजाएं फिर इनका मुकद्दर है इन लोगों का जिन्होंने करप्शन की। देखें, एक तो बात है 11 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस लगा हुआ है ना, समाज जिसकी हो रही है नवाज शरीफ साहब के हवाले से, वही ग्राउंड जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिजेक्ट कर चुकी है, पहले सुप्रीम कोर्ट जो मेडिकल ग्राउंड पे रिजेक्ट कर चुकी है, यानी सुप्रीम कोर्ट के रिजेक्ट करने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट किस तरह एक्सेप्ट कर लगा, मेरी समझ से तो बाहर है। मुझे तो नवाज शरीफ साहब को जो मेरी दानिश के मुताबिक रिलीफ मिलता नजर नहीं आ रहा। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से जो डोगर साहब ने बात की है, ये एक स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी नंबर 1, जिसमें उन्होंने बात की है ये डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसिस है, हालात पे मुनसर है। वो 2 दिन भी यहाँ क्याम कर सकते हैं, 3 दिन भी कर सकते हैं, 4 दिन भी ECL में नाम डलने से पहले 13 को हाजिरी लगा के इंश्योरेंस दे के गायब हो सकते हैं। लेकिन उसके साथ अगर हालात के मुताबिक वो देखेंगे, यहाँ पे जो माहौल बनेगा, डिले भी हो सकता है। दूसरी एक और भी उसमें एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट है कि एट 11th आवर वहाँ पे एक ऐसा मामला बन जाए, इसाक डार साहब हॉस्पिटलाइज हो जाए, अच्छा, कोई उनके जो वहाँ पे देखने गए थे, जिस तरह पोता या पोती या गालबन को उनका नवासी का मसला था जिसको वो देखने गए थे, अल्लाह ना करे उनको सेहतमंदी रखे, कोई इस तरह का इशू भी क्रिएट हो सकता है। क्योंकि शरीफ फैमिली जो है, इस हवाले से भी आपको पता है कि वो करप्शन के केस के अंदर कोई ऐसा मामला ले आते हैं कि लोग करप्शन से भूल के उन चीज़ों को जो है ना उस तरफ चले जाते हैं। तो इंसानी तो ये एक एलिमेंट भी हो सकता है। अब मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब जो कहते हैं सिर्फ मेरा लंदन में इलाज होगा, ये इतनी सीरियस बीमारी है उनको, इतनी जो रिपोर्ट्स बनी उसके मुताबिक यह है कि पाकिस्तान में इलाज नहीं हो सकता, अंजाइना के इतने उनको अटैक हो रहे हैं, मरियम साहबा ट्वीट करती थी, फिर एकदम हाइप क्रिएट कर दी गई। अब वही नवाज शरीफ साहब कितने दिनों से जेल में बैठे हुए हैं, कोई उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं हो रहा है, क्या मिलने भी नहीं दे रहे, मुरगन गजाएं जो हैं वो शायद वो भी नहीं जा पा रही, जो डोगर साहब कह रहे थे अब नजर लगा दी उनको। वो भी बात है ना कि जी वो तो बाहर आके ज्यादा बीमार हो गए थे जैसे लगा। हाँ, वो तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये बात की थी जब हेयरिंग के दौरान, उनका लगता है इसका मतलब तो फिर ये है कि हमने गलती की इनको बाहर भेज के, क्योंकि ये ज्यादा बीमार हो गए। मामला ये हो गया कि इसका मतलब ये है बीमारी या ना बीमारी वाला एक बहाना था, असल जो निशाना लंदन जाना था। अब मामला जो ये हो रहे हैं कि ये जो सारी जी असद खरल साहब मैं माफ़ी चाहता हूँ खता कलामी की, बहुत शुक्रिया आपका, और बाबर डोगर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। क्लोजिंग से पहले चाहता हूँ खराज तहसीन, खराज अकीदत उन शहदा के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी है अपनी जान की। 4 हमारे फौजी जवान शहीद हुए, 3 अफसर हैं और 1 जवान, चारों शहीद हो गए। आज IED ब्लास्ट था, बारूदी सुरंग का धमाका किया गया शिमाली वज़ीरिस्तान खरकमल के इलाके में, और हमारे ये मोहसिन हैं, हम कभी इनको नहीं भूल सकते। और जो कौमें अपने मोहसिनों को भूल जाती हैं वो बाकी नहीं रहती। लिहाजा हमारी बका की शर्त यह है कि हम
जिन लोगों ने जानों का नजराना दिया, अपना आज कुर्बान कर दिया हमारे कल के लिए, उनको कभी ना भूलें। ना सिर्फ उनको ना भूलें बल्कि उनके ख़िलाफ़ जो लोग बात करते हैं उनके सामने हम डट जाएं, सीसा पिलाई दीवार बन जाएं, ताकि उनको जुर्रत ना हो उनके घर वालों को, शहदा के लवाहिकीन को तकलीफ़ पहुँचाने की। कम अज़ कम हम इतना तो कर सकते हैं इन लोगों के लिए। अगर इनके साथ जाकर वहाँ पर लड़ नहीं सकते तो इनके घर वालों के लिए, इन शहीदों के नाम के लिए तो हम लड़ सकते हैं। तो इनको सलाम है, इनके लिए दुआ है, इनके घर वालों को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फ़रमाए और इन शहदा के दर्जात बुलंद फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला।